हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल SM स्टडी गुरु पर। मैं हूं निशांत पाठक और आज हम चर्चा करेंगे अपने टारगेट बैच की जो भारतीय इतिहास खंड चल रहा है इसके अगले चैप्टर यानी 6 की, जिसमें हर्षवर्धन को शामिल किया गया है। इसमें कुछ हर्षवर्धन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखेंगे, साथ ही हम यह भी देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें भी सॉल्व करेंगे और उनके आंसर्स यहीं पर डिस्क्रिप्टिव तरीके से ढूंढेंगे। साथ ही लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देंगे जिसका आंसर आप कमेंट करके दे सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर सभी वीडियोस फ्री में प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। साथ ही इसकी जो PDF है वह भी डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने आज के चैप्टर यानी हर्षवर्धन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को। तो पहला पॉइंट, राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। ह्वेनसांग हर्ष को शिलादित्य के नाम से संबोधित करता है। किससे? शिलादित्य। कौन करता है? ह्वेनसांग। ये यात्री है कहाँ का? चीन का। नेक्स्ट हम देखते हैं, हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था जो हर्ष की उपाधियों परम भट्टारक, महाराजाधिराज, सकलोत्पथेश्वर, चक्रवर्ती, सार्वभौम, परमेश्वर, परम माहेश्वर आदि से स्पष्ट हो जाता है। ये इसकी कितनी हैं? उपाधियां हैं। ये क्या है? उसकी उपाधियां। नेक्स्ट हम देखते हैं, हर्ष के समय की विस्तृत सूचना इसके दरबारी कवि बाणभट्ट की कृति जिन्होंने अपने हर्ष चरित्र से प्राप्त होती है तथा इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं कल्लड़ कृति राजतरंगिणी में भी मिलती हैं। तो दो सूचनाएं हैं, एक बाणभट्ट की हर्षचरित जो इसके दरबारी कवि हैं, साथ ही जो कल्लड़ की कृति एक है वह उसे क्या कहा गया है? राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी किसने लिखी? कल्लड़ ने। जब हर्षचरित किसने लिखी? बाणभट्ट ने। नेक्स्ट हम देखते हैं, चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राज्यश्री दोनों एक साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठे थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी, थानेश्वर से कन्नौज, ताकि वह राज्यश्री को प्रशासनिक उत्तर मीमांसा कार्यों में पूरी तरह सहायता प्रदान कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अन्य धर्मों से महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलवाई थी। कहाँ पर? कन्नौज में। और किस यान के लिए? ये बौद्ध का, हमने इससे पहले जो बौद्ध धर्म पढ़े थे उसमें भी हमने हीनयान और महायान दो संप्रदायों की चर्चा की थी। उसमें किसका अनुसरण किया था इसने? महायान का। नेक्स्ट हम देखते हैं, चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमणों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए थे एवं इस सभा की अध्यक्षता ह्वेनसांग ने की थी। किसने की थी? ह्वेनसांग ने। कहाँ पर? कन्नौज में। नेक्स्ट हम देखते हैं, हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया है। किस वर्ष? प्रत्येक 5वें वर्ष। और कहाँ पर? संगम क्षेत्र में। नेक्स्ट हम देखते हैं, ह्वेनसांग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित था जिसमें 18 देशों के राजा सम्मिलित हुए थे। नर्मदा के तट पर हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ जिसमें पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था। कहाँ पर हुआ? नर्मदा के तट पर। नेक्स्ट हम देखते हैं, पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्त एवं ह्वेनसांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। कहाँ का प्रशस्त? ऐहोल के। नेक्स्ट हम देखते हैं, हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया था। किसने? ह्वेनसांग ने। नेक्स्ट हम देखते हैं, अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे CU की कहा जाता है। किसने लिखा इसे? ह्वेनसांग ने। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसने भीनमाल की यात्रा की थी। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा गया। क्या कहा गया? यात्रियों का राजकुमार। किसे कहा गया? ह्वेनसांग को। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ह्वेनसांग के अनुसार सड़कों पर आवागमन पूर्णतया सुरक्षित नहीं था। कहाँ पर? हर्ष के जमाने में। नेक्स्ट हम देखते हैं, ह्वेनसांग चीन के तांग वंशी शासक ताई सुंग का समकालीन तथा इसी के राज्य का नागरिक था। किसका? तांग वंशी शासक कौन है? ताई सुंग। नेक्स्ट हम देखते हैं, 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया एवं इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। कौन? शीलभद्र। नेक्स्ट हम देखते हैं, ह्वेनसांग के अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए
प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। वाराणसी किसके लिए? रेशमी वस्त्रों के लिए, जबकि मथुरा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ह्वेनसांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान का एक कारण वहाँ का व्यापार ही है। मतलब थानेश्वर ने जितनी भी समृद्धि अर्जित की है उसका एक कारण क्या है? उसका व्यापार। नेक्स्ट हम देखते हैं, बाणभट्ट ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि, क्या कहा? चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया है। किसने? बाणभट्ट ने। कहा? थानेश्वर को। नेक्स्ट हम देखते हैं, हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। इसे महोदया, महोदयाश्री आदि नामों से अभिव्यक्त किया गया है। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत में अगर व्यापार बढ़ाना है तो किस पर नियंत्रण करना होगा? कन्नौज पर। तो उत्तर भारत में शासन करने के लिए सबसे प्रभावी राजधानी कौन है? कन्नौज। जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो ये अखाड़ा स्थल बन गया। नेक्स्ट, इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं सदी की 3 बड़ी शक्तियों पाल, गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के बीच त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हो गया। यह 8वीं 9वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जिस संघर्ष में अंततः प्रतिहारों को सफलता मिली थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा 1193 ईस्वी में नष्ट किया गया था, जो भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जा सकता है। कब किया गया? 1193 ईस्वी में। किसके ज़माने में? बख्तियार खिलजी के अधीन। नेक्स्ट हम देखते हैं, विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने की थी। किसकी स्थापना? विक्रमशिला की। नेक्स्ट हम देखते हैं, 4 धाम में बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी तथा रामेश्वरम आते हैं। किसमें? 4 धाम में। कौन कौन? बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। जबकि छोटा 4 धाम में उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ आते हैं। तो जो छोटा 4 धाम है उसमें उत्तराखंड के स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ आते हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट कॉलम की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर कुछ अभ्यास प्रश्न करने हैं हमें। तो पहला प्रश्न है, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं? पहला है हर्षेड, दूसरा है कालिदास, तीसरा है कल्लड़ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमने पहले ही बताया कल्लड़ की एक राज तरंगड़ी है और बाणभट्ट की क्या है? हर्षचरित। तो दोनों में मिले हैं, तो कल्लड़ की राज तरंगड़ी में। नेक्स्ट हम देखते हैं, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? आर्यभट्ट ने, विष्णुगुप्त ने, बाणभट्ट ने। किसने? बाणभट्ट ने। नेक्स्ट हम देखते हैं, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, थानेश्वर। तो कौन? कन्नौज। नेक्स्ट हम देखते हैं, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? अभी चर्चा की हमने। प्रयाग में, कन्नौज में, दिल्ली में, राजगृह में। कहाँ पर? कन्नौज में। नेक्स्ट हम देखते हैं, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो कहाँ पर किया था? कन्नौज तथा प्रयाग में। प्रयाग तथा थानेश्वर में, थानेश्वर तथा वल्लभी में, वल्लभी तथा प्रयाग में। तो कहाँ पर? कन्नौज तथा प्रयाग में। नेक्स्ट हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, वह कहाँ है? काशी में, प्रयाग में, अयोध्या में, सारनाथ में। कहाँ पर? प्रयाग में। नेक्स्ट हम देखते हैं, नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका था? पुलकेशिन फर्स्ट, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य फर्स्ट, विक्रमादित्य द्वितीय। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट हम देखते हैं, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष कौन सा था? 612 ईस्वी, 618 ईस्वी, 622 ईस्वी, 634 ईस्वी। कौन सा? 618 ईस्वी। नेक्स्ट हम देखते हैं, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, सम्राट हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम। किसके? सम्राट हर्ष के जमाने में। नेक्स्ट हम देखते हैं, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र, कांची। तो कौन सा? मथुरा। जबकि रेशम के लिए वाराणसी प्रसिद्ध था। नेक्स्ट हम देखते हैं, कौशेष शब्द का प्रयोग किया गया है किसके लिए? कपास के लिए, रेशम के लिए, सन के लिए, ऊन के लिए। किसके लिए? रेशम के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला में, विक्रमशिला में, मगध में, नालंदा में। किसमें? नालंदा में, हमने ऊपर बताया। नेक्स्ट हम देखते हैं, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो फोकुओकी, सियुकी, यंतु, सिकियापोनो। किसके नाम से? यंतु के नाम से। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है? नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला, भाजा। तो किसमें? नालंदा।
नेक्स्ट हम देखते हैं गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था। यह क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर आप कमेंट करके देख सकते हैं। तो कन्नौज, उज्जैन, धार और देवगिरी। साथ ही आप हमें बता सकते हैं कि आपको हमारे इस वीडियो का कौन सा सेगमेंट अच्छा लगा, आपको हमारी सीरीज कितनी पसंद आ रही है। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।